नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो बीजेपी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी चेहरे की जरूरत पड़ गई। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पार्टी का चेहरा मतलब मोदी का चेहरा। तो क्या दिल्ली के लिए यह फॉर्मूला बदल गया? मोदी के साथ एक और चेहरा या किरण बेदी ही बीजेपी का चेहरा? सवाल होंगे, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली की राजनीति को दिलचस्प मुकाम पर पहुंचा दिया। अब इस तस्वीर को सीपिया टोन में देखिए जरा। वे भी क्या दिन थे जब किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे सब लोकपाल लोकपाल गाया करते थे। लेकिन तब भी कई मसलों पर किरण बेदी और केजरीवाल की राय अलग हुआ करती थी। नितिन गडकरी के घर के सामने जब अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया तो किरण बेदी ने इसका विरोध किया था। मैदान में किरण बेदी का यह गुस्से वाला सीन काफी मशहूर हुआ था। किरण बेदी काफी गुस्से में थी, नकाब उतारकर चढ़ाकर बीजेपी के दो बड़े नेताओं की तरफ इशारा कर रही थी कि यहां कुछ बोलते हैं वहां कुछ और। बीजेपी के नेताओं ने भी उनकी इस हरकत की आलोचना की थी। बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली। अन्ना हजारे, किरण बेदी, वीके सिंह राजनीतिक दल बनाने के विचार से अलग हो गए। वीके सिंह अब केंद्र में मंत्री हैं। किरण बेदी गुरुवार शाम भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। राजनीति में जाने से बच गए अन्ना हजारे। अब वो उस फिल्मी सीन की तरह बच गए हैं या भुला दिए गए हैं जिसमें घर का मुखिया दीवार पर टंगी अपने पुरखों की तस्वीर निहारता रहता है। फिल्मी सीन भी कभी कभी रियल हो जाती है। अब वाकई अन्ना आंदोलन की जड़ों को फिर से लौट कर देखने की जरूरत है कि कहीं ये किसी डिजाइन के तहत तो तैयार नहीं किया गया था। लेकिन सिर्फ इन आशंकाओं के आधार पर उस आंदोलन को खारिज नहीं किया जा सकता जिसने कम से कम दिल्ली की राजनीति को इस तरह से बदल दिया कि दोनों पुरानी पार्टियां 2 साल की पार्टी के हिसाब से रणनीति बना रही हैं। सीपिया टोन से निकलकर अब स्टमैन कलर में आ जाते हैं। क्या बीजेपी किरण बेदी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी? पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा पार्टी तय करेगी और कहां से चुनाव लड़ेंगी यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने तो ट्वीट कर दिया है कि मुझे पूरा भरोसा है कि उनके प्रेरणादायी नेतृत्व हमेशा प्रेरणादायी लेवल का होना चाहिए, उसमें बीजेपी जीतेगी और दिल्ली का विकास होगा। वैसे इस मामले में औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या किरण बेदी को केजरीवाल के मुकाबले वाले फ्रेम से बाहर कर आप देख पाएंगे? शायद नहीं। बीजेपी के दफ्तर में उनके आगमन का बड़ा बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। किरण बेदी ने अमित भाई और अरुण भाई कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बिजी समय में भी अमित भाई और मुझे वक्त दिया, इसके लिए आभारी हूं। उनका ये इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है और अगर आज मेरे जैसे व्यक्ति को बदल रहा है तो मैं समझती हूं कि करोड़ों लोग बदल चुके होंगे। किरण बेदी ने अपने पुलिस जीवन से लेकर सामाजिक कार्यों के बारे में भी बताया और कहा कि जब मुझे पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया तो खुद से रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि जो काम मुझे दिया गया वो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं थे। मैं ओहदा, गाड़ी, घर और पोजीशन के लिए काम नहीं करती हूं, लेकिन जो मुझे आज मई से प्रेरणा मिली ये प्रगति थी, उस प्रेरणा की ये इवोल्यूशन था, इवॉल्विंग हो रही थी। तब मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी अपने लार्जर देश के लिए। समय की बात थी और यह समय आ गया। उन्होंने बताया कि राजनीति में आने का बदलाव उनके भीतर मई महीने में ही नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद से होने लगा था। किरण बेदी ने यह भी कहा कि यह घड़ी मैंने हाथ से नहीं लिखी, ऊपर वाला लिखता है। अब यह तो अमित शाह और प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि किरण बेदी के लिए यह घड़ी उन्होंने तय की या उनसे भी किसी और ऊपर वाले ने या दिल्ली की चुनावी मजबूरियों ने। किरण बेदी ने भी अपना एक सपना बताया है, दिल्ली को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनाने का सपना। राजनीति में प्रेरणा और सपना ये 2 मुख्य तत्व हैं, कहीं भी ज्वाइन करने के लिए याद रखिएगा। लेकिन उनके विरोधी सपना नहीं सियासत देख रहे थे। उनके शामिल होने की खबरों के साथ ही ट्विटर पर उनके पुराने बयान निकाले जाने लगे कि कब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर ट्वीट किया था, कब कहा कि बीजेपी वोट देने लायक पार्टी नहीं है, कब कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही फंड के मामले में पारदर्शी नहीं है। लेकिन किसी ने यह ट्वीट नहीं किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा और अनुशंसा दोनों में ही कई ट्वीट किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्वागत करते हुए कहा कि मैं हमेशा चाहता था कि वे राजनीति में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने हमला शुरू कर दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अब इन पंक्तियों में महान कवि ने किरण बेदी को जयचंद तो कह दिया, लेकिन क्या यह भी कहा है कि पराजय हो गई है? यह विवाद का विषय है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता मयंक गांधी ने ट्वीट किया कि किरण बेदी ने भी तो धरना किया था, क्या भक्त ये बताएंगे कि वे नक्सल हैं या नहीं? यहां भक्त बीजेपी समर्थकों को कहा गया है। विशाल डडलानी ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। उन्होंने चुटकी ली कि कहीं बीजेपी केजरीवाल से घबराकर
ओबामा को ही 26 जनवरी को पार्टी में शामिल ना करा दे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल और किरण बेदी ने अन्ना आंदोलन के उद्देश्यों के साथ धोखा किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनका स्वागत किया है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि किरण बेदी जी का दिल्ली ही नहीं पूरे देश में नाम है। सरकार में भी वो क्रूसेडर के रूप में लड़ती रही। क्रूसेडर जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। तो क्या बीजेपी अन्ना आंदोलन के पुराने साथियों और आपके पुराने मतलब आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं के दम पर केजरीवाल को घेरने जा रही है? यह वो लड़ाई है जिसे कोई हाथ से जान नहीं देगा। केजरीवाल बनाम किरण की इस लड़ाई में टेंशन तो बहुत होगा बॉस। अब देखना होगा कि कौन जीतेगा, वो जो 2 साल से दिल्ली की गलियों में भटक रहा है या वो 4 हफ्ते पहले किसी पार्टी में आई है। प्रतियोगिता गला काट है इस बार। सवाल है कि क्या बीजेपी को दिल्ली में चेहरा मिल गया है? अरविंद केजरीवाल के लिए किरण बेदी को घेरना क्या मुश्किल हो जाएगा? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। कम ही लोग हैं हमारे साथ। अभय दुबे हैं, संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट, मनीष सिसोदिया स्टूडियो में हैं, प्रवक्ता आप और आप उम्मीदवार भी हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, प्रवक्ता बीजेपी। राव साहब, तो दिल्ली में आपको चेहरा मिल गया? कितना छोटा सवाल है। रवीश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश भर में एक ही चेहरा है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मेरा टॉक बैक आ रहा है, मुझे काफी इको आ रहा है, इसको थोड़ा फिक्स करेंगे तो मेहरबानी होगी। हाँ, देखिए हमारा नेता है पूरे देश भर में, वो मोदी जी है और मोदी जी ही, उनकी चेहरे ही हमारे लिए जीत दिलाया है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। जहां तक नेताओं की बात है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में राजनीति से जुड़े हुए कई बड़े दिग्गज हमारे पार्टी में चुनाव के दौरान शामिल हुए। लोकसभा के समय भी हुए हैं, विधानसभा के समय में भी हुए हैं। उससे यही बात स्पष्ट हो जाता है कि जिन पार्टी और जिन विचारधारा को छोड़कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं, उसका मतलब साफ साफ ये है कि लोग उन पार्टियों से और उनकी कामकाज से बिल्कुल असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी जो पॉजिटिव सकारात्मक एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है, इसलिए जोड़ना चाहते हैं। नहीं राव साहब, मैंने ये सवाल नहीं किया कि क्या मोदी जी चेहरा नहीं है। मैंने कहा क्या बीजेपी को एक और चेहरा मिल गया है दिल्ली में, क्योंकि आपकी एक रणनीति थी। हाँ, बिल्कुल मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, एक और चेहरा मिला है। इसमें आई थिंक इसमें मैं इससे आपसे विभेद नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक जाने माने चेहरा है। पर क्यों? आपकी पार्टी में अपने नेता थे सतीश उपाध्याय, क्या इसलिए कि उन पर कल अरविंद केजरीवाल ने हिट एंड रन का केस जैसा आरोप लगा दिया, उसकी वजह से? एक ईमानदार आदमी हर्षवर्धन थे, वो कहां हो गए? एक्स ईमानदार हो गए। देखिए रवीश जी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कुछ नेता ऑलरेडी लोग सब नहीं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन जी लोकसभा चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वो केंद्र मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति सभी कॉन्टेस्ट में रहेंगे, सभी पद के लिए रखा जाएंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और जहां हरियाणा की बात है, मैं आपको याद दिलाऊंगा, राव बीरेंद्र सिंह हमारे साथ चुनाव के दौरान ही हमारे साथ जुड़े थे। क्या ऐसा कोई उदाहरण नहीं है? लोकसभा चुनाव के समय हमारे पास बहुत सारे इंद्रजीत सिंह भी जो है 117 100 से ज्यादा एमपी, मतलब ये इससे कहीं ये तो नहीं है कि कांग्रेस बुरी है लेकिन कांग्रेसी बुरे नहीं है, ये तो नहीं है ना। छोड़ते हैं ये, हम भटक जाएंगे। हम दिल्ली पे आते हैं। नहीं, हम दिल्ली पे बिल्कुल राव साहब, हाँ दिल्ली पे आते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या ये कहा जाए, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपके पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे जो आप अरविंद केजरीवाल के मुकाबले उतार सकते, तो इसलिए आप किरण बेदी को लेकर आए हैं, क्योंकि आपके जो नेता हैं उन पर अरविंद केजरीवाल के लिए आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है। आप विजय गोयल को बनाते हैं तो ऐसा आरोप लगा देते हैं कि आप उनको हटा देते हैं। आप वो फिर सतीश उपाध्याय को बनाते हैं, उन पे ऐसा आरोप लगाते हैं, बेचारे इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, बताइए उनका फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। कहीं किरण वो लोग खट रहे हैं और अचानक किरण बेदी आकर आपकी पार्टी में, कुछ भी हो सकता है ना, चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, कुछ भी बन सकती हैं। ये मैं पूछ रहा हूं, क्या अब आपने भी एक तरह से माना? नहीं, मैं आपसे रवीश जी, हाँ नहीं रवीश जी, हर्षवर्धन जी पिछले बार एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट किया था।
क्या हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था? क्या लोकसभा चुनाव में वो चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत अच्छे मार्जिन से क्या नहीं जीते थे? तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। बट लेकिन नए लोगों को पार्टी में शामिल करना हमारी रणनीति का हिस्सा रहा है। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं। पार्टी को बल देने के लिए। ठीक है, क्या किरण बेदी दिल्ली के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश की जानी चाहिए? मैं अब होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या आप क्या सोचते हैं, क्या उनको पेश करना चाहिए? जैसे विजय गोयल ने कहा कि उनके नेतृत्व में हमें कामयाबी मिलेगी। अब देखिए, मैं एक प्रवक्ता होने के नाते, पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के नाते मैं अपना निजी राय बताना नहीं चाहूंगा, बट लेकिन मैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में भी काम करता हूं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि उनको प्रोजेक्ट करे या ना करे, मैं समझता हूं पार्टी को उनके आने से जरूर पार्टी को और ताकत मिलेगा, और उसमें कोई निस्संदेह बात नहीं है। फिर भी अच्छा, और एक मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूं चर्चा के पहले, हम पहले से इस चुनाव को जीतना हमारे लिए कभी भी चैलेंज नहीं था। अच्छा, कभी भी चैलेंज नहीं था, लेकिन हम ऐसे ऐतिहासिक जीत चाहते हैं जैसा हमने लोकसभा में हासिल किया है। दिल्ली में भी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने 7 के 7 लोकसभा में आपको और कांग्रेस को पछाड़ कर रखा है। हमारी रणनीति यही है। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए किरण बेदी को आप लेकर आए, और ताकत लेना हमारे लिए आवश्यक है। आगे और सवाल पूछेंगे। तो मनीष जी, अब तो आप खुश होंगे कि आपको एक चेहरा मिल गया है। अब आप जगदीश मुखी का हटा के अब आप सर्वे कीजिए, फिर से ऑटो में लगाइए। खुश हैं? हाँ? नहीं, अच्छा लगा। हाँ। किरण जी को तो हम भी कह रहे थे आ जाइए राजनीति में। हाँ। अब आ गई, तो उनको बहुत बहुत बधाई। एक तो दूसरा, पिछले दिनों में बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए हैं। पहले दिल्ली में इस जो शॉर्ट जीत बता रहे थे, उसके लिए इन्होंने 300 MP उतारे थे। वहाँ साध्वी जी ने जो किया, साक्षी महाराज जी ने जो किया, एक मिनट अब क्योंकि मुझे क्या कहना है, मैं तो वो तो मैं ही तय करूंगा ना। हाँ। तो वो फेल हो गया। 4 चीफ मिनिस्टर उतारे। मोदी जी की एक बहुत बड़ी सो कॉल्ड एक बड़ी लॉन्च रैली की, लगा कि उसके बाद तो पूरी दिल्ली में बस खत्म हो जाएगा बाकी सब कुछ। वो सारी चीजें उनकी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं आज दिल्ली की जनता को भरोसा हो गया है कि यार ये आम आदमी पार्टी वाले ही हैं जो बिजली के दाम आधे कर सकते हैं और कोई करेगा नहीं। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं जो लोग सरकार में आके रिश्वत रोक सकते हैं। ये हाँ, कहने के नाम पे आप पूरा मैनिफेस्टो बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ रवीश, इसलिए बोल रहा हूँ। एक मिनट, किरण बेदी के आने पे आपका चार्ज क्या है? अगर किरण बेदी आपके सामने खड़ी हो, अब तो जो राजनीति की तो ये यथार्थ है, चाहे कोई भी सामने हो तो उसका नाम लेना पड़ता है, उस पर हमले करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो अब वो आए, मैं चार्ज जानना चाहता हूं। अब वो आए, मैं वही तो दे रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है। उनको पता है कि अगर मोदी जी जिनको नहीं रोक पा रहे कि 4 बच्चे पैदा करो, ये करो, वो करो, धर्म परिवर्तन कर लो, घर वापसी कर लो, जींस मत पहनो, जिन लोगों को मोदी जी नहीं रोक पा रहे, कल को क्या होगा अगर मान लीजिए किरण जी आ गई और बीजेपी के विधायक उठ के कहने लगे नहीं जी अब दिल्ली में ऐसा कानून बनेगा, बिजली 50% महंगी होगी क्योंकि मीटर सतीश उपाध्याय जी की कंपनी के लगे हुए हैं, क्या होगा जी? तो ये सब जो है एक बैगेज हो गया है पूरा बीजेपी का, जैसे कांग्रेस का एक बैगेज हो गया था, बीजेपी का 7 महीने में एक बहुत बड़ा बैगेज हो गया है और इनके लिए भारी पड़ रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि उनके 300 MP फेल हो गए, 4 मुख्यमंत्री फेल हो गए। सतीश उपाध्याय के जरिए किरण बेदी पे चार्ज लगाया, ठीक है। आपसे ज्यादा तो स्पष्ट कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हैं कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि कभी मोदी के बारे में उन्होंने कहा था कि दंगों के बारे में देश को एक दिन जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, हम तो खुद किरण जी की रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता वो आपके विरोधी हैं, अब रेस्पेक्ट नहीं, बताना पड़ेगा ना कि आप उनसे क्यों बेहतर हैं। विरोधियों में भी फंस गए आप, मतलब विरोधियों में अगर हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं तो इसमें कहने में क्या गलत है? ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या किरण जी इस सारी चीजों को, जैसे 30% बिजली के इन्होंने कहा थे दाम कम करेंगे, वो कम करने की जगह हमने तो 50 कर दिए, अब बढ़ा रहे हैं उसके, तो ये चीजें तो किरण जी के लिए चैलेंज होगी ना, क्योंकि एक तरफ सारा कुछ प्रॉफिट मेकिंग है, उन्हीं लोगों की कंपनियां हैं, उन्हीं की बिजली कंपनियां हैं, वो सारे सरकार चला रहे हैं। किरण जी को बैठा गए मान लीजिए अकेला के, तो वहां तो बिजली के दाम तो सस्ते नहीं होने। पर किरण जी और शाजिया इल्मी जब आप पे आरोप लगाएंगी तब तो आप तो कुछ तो उनसे सवाल करेंगे ना। देखते हैं क्या अगर मुद्दे फाइट टफ हो गया बराबर। अब आपको जवाब दे दिया ना बीजेपी ने सर्वे करने के लिए एक नया नाम। एजेंडा क्या है? दिल्ली के लोगों को तो नंबर 1 राजधानी दुनिया की, नंबर 1 राजधानी जिसमें महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें।
अब ये तो महिलाएं ये तो तय करेंगी, वो बीजेपी से ये सहमत सिर्फ है कि अगर नहीं। ये सिर्फ अगर किरण जी तय कर लेंगी कि नंबर 1 राजधानी जिसमें महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें, ये बीजेपी तय करने देगी। अगर बीजेपी में ये भावना चल रही है उनके सांसदों की, कल को विधायकों की भावना आ गई तो ठीक है अभय जी, मुकाबला तो बराबरी का हो गया ना। ठीक है, बीजेपी के पास नहीं था, लेकिन कोई पार्टी क्या करेगी, वो तो हर कोई अपना अपना चाल चलता है, हर कोई अपनी अपनी रणनीति बनाती है। तो बीजेपी का ये मूव दमदार है कि नहीं? देखिए, मैं पहले थोड़ी बेशर्मी दिखाते हुए अपनी तारीफ करूंगा। अच्छा, मैं पिछले तारीफ 4-5 ही करनी है तो फिर बेशर्मी के साथ क्यों? वही तो कह रहा हूं। वैसे ही कीजिए मैं फिर पिछले 1 हफ्ते से लगातार कई टीवी बहसों में ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चैनलों में अघोषित रूप से एक ऐसी हस्ती को उतारेगी जो कि दरअसल जनता के सामने बिना कहे हुए ये संदेश दिया जाएगा कि यही हमारी मुख्यमंत्री होंगे। और मेरा ये भी कहना था कि वो एक महिला होगी। अब आप ये नोस्ट्राडामस टाइप क्यों बात कर रहे हैं भाई? मेरी कमी केवल ये रह गई कि महिला वो नहीं निकली, इसको मैं समझता था कि होगी। ये मेरी भविष्यवाणी अच्छा, तो केवल उसमें गलत हो गई। मेरी भविष्यवाणी यहाँ पे गलत हो गई। लेकिन भविष्यवाणी का जो 2/3 हिस्सा था, आप स्मृति ईरानी समझ रहे थे। अरे मैं तो उनका नाम क्यों लूंगा आप? ठीक है। अच्छा, मेरी भविष्यवाणी का 2/3 हिस्सा सही साबित हुआ, क्योंकि देखिए अक्टूबर से जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उन सर्वेक्षणों में लगातार अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता और की वजह से और अपनी छवि की वजह से अरविंद केजरीवाल लगातार आम आदमी पार्टी को आगे की तरफ ले जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच का अंतराल घटता जा रहा था। भाजपा के लिए बहुत जरूरी था, उनका जो अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष है, उसकी वो आरोप लग गए थे, वो विवादों के घेरे में आ गया था। आरोप सही हो गलत हो अलग बात है, मतलब विवादास्पद हो गए थे और कोई भी ऐसा कोई चेहरा उनके पास था नहीं। मोदी जी की जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग भी कोई ऐसी बहुत चमकदार मीटिंग, नाकाम भी नहीं थी लेकिन चमकदार भी नहीं थी। ठीक है, वो तो मैं ये कह रहा हूं आज के तारीख तक ये स्थितियां थी, लेकिन स्लॉग ओवर में उन्होंने एक अच्छा बाउंसर तो फेंका है ना। मेरा कहना है कि भाजपा ने तो आज से चुनाव लड़ना शुरू किया है। व्यवहारिक रूप से देखें तो भाजपा ने आज से अपने चुनाव के सारे पत्ते खोले हैं और उनका पहला पत्ता ऐसा है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जो असंतुलन था उस असंतुलन को बराबर किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं केवल एक मास्टर स्ट्रोक से अभी तक के विविध राजनीतिक प्रयासों से जो मतदाताओं का विन्यास बना है दिल्ली में, वो केवल एक मास्टर स्ट्रोक से बदलने वाला नहीं है। और कई बार एक मास्टर स्ट्रोक से बदल जाता है, आप ये भी जानते हैं। मैं तो नहीं मानता हूं इस बात को। कई बार बदला है। ये पोस्ट फैक्टो एनालिसिस होता है। ये बाद में जब नतीजे आ जाते हैं तब हम किसी एक कारक के ऊपर उन नतीजों को आरोपित करते हैं। अब पहले की तरह बीजेपी के नेतृत्व पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे मोदी पर अटैक नहीं कर रही थी। देखिए, जब किरण बेदी सक्रिय होंगी, गतिविधियां करेंगी, मीटिंगों में जाएंगी, भाषण देंगी, आम आदमी पार्टी के ऊपर की आलोचना करेंगी, अटैक करेंगी, उसके बाद में तो उनके खिलाफ एक तर्क बनेगा। अभी तो वो बिल्कुल एक नॉन एंटिटी की तरह, एक ऐसी एंटिटी की तरह हैं जिन्होंने लगभग कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है संजय, मास्टर स्ट्रोक का क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, वो आगे आगे हम देखेंगे। लेकिन आप इसी विषय पे चर्चा में सोमवार के दिन कह रहे थे कि ये तय नहीं किया है, तो आपकी भी लगता है कि बात 2/3 कुछ सही हुई है ना। लेकिन फिर भी पहली बार इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी जो जीतती जा रही थी उसको एक हकीकत स्वीकार करनी पड़ी है कि सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव दिल्ली में नहीं जीत सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए उसका कारण ये फर्स्ट कंसीड किया बीजेपी ने। बिल्कुल देखिए उसका एक कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी जो पहले की उनकी जो स्थिति थी वो धीरे धीरे गेन कर रही थी। ये कई जगह पे ऐसे वो आसार वो दिखते थे। दूसरी चीज ये है कि एक ये जो फीलिंग थी कि नरेंद्र मोदी पीएम, उनको चेहरा अगर बना करके रामलीला मैदान में या अदरवाइज बीजेपी पेश कर रही थी, तो ये भावना जा रही थी कि वो तो प्रधानमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा क्या है? वो चेहरा, कोई भी चेहरा, ऐसा सक्षम चेहरा बीजेपी सामने नहीं ला पा रही थी, वही पुराने चेहरे थे। अब ये बीजेपी, तो कोई ये भी तो सवाल करेगा कि आपके यहाँ नेतृत्व, जब बीजेपी यही क्रेडिट लेती है कि हमारे यहाँ नेतृत्व कांग्रेस की तुलना में सब लोग जमीन से आते हैं, ईमानदार होते हैं, विचारधारा से हैं, तो अगर उनके यहाँ विचारधारा से ओतप्रोत नेता हैं तो वो जरूर उनमें किरण बेदी से ज्यादा ईमानदारी का पुट होना चाहिए। वो क्यों नहीं है फिर? बिल्कुल सही बात। अगर आरएसएस की धारा में कोई वहां नेतागिरी कर रहा है, राजनीति कर रहा है, तो वो वैसा ही ईमानदार होना चाहिए जैसा। इसका जवाब दो बाहर से क्यों लाना पड़ता है? एक जो अभी मनीष सिसोदिया जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह की बीच में जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं संघ परिवार में या बीजेपी के अंदर, उन्होंने जो बातें बोली, किरण बेदी उसका भी एक काउंटर है। एक ऐसा चेहरा है जो उसका काउंटर है। ये पर आप उन बच्चों वाले सवाल पर जवाब मत दीजिए, दूसरा चेहरा ले आइए। मैं
वही चीज कह रहा हूँ ओके, कि आप ठीक एक है। ऐसा चेहरा लाते हैं, ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार होगा जबकि कोई ऐसा व्यक्ति बाहर से आएगा या किसी अन्य पार्टी में भी जिसे आप सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर बना देंगे अगर बीजेपी जीत जाती है। ये इतिहास में पहली बार होगा। और शायद ये किसी पार्टी दल बदल के इतिहास को छोड़ दें तो ऐसा कहीं हुआ नहीं है। रमैया भी कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर हुए कांग्रेस के, वो आए और बीजेपी कांग्रेस में रहे, वो तब जाके JDS बोले, से आए, ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने। ये श्रीलंका का मॉडल तो नहीं है। 25 दिन श्रीलंका में प्रेसिडेंट आज से सिर्फ ओह 3 अब मैं हफ्ते समझा, बाद- ग्लोबल आज से- पॉलिटिक्स। आज से ओह सिर्फ 3 हफ्ते श्रीलंका का मॉडल है ये। बाद- आज से सिर्फ 3 हफ्ते बाद चुनाव सिरिसेना। होने हैं। उस समय 3 में हफ्ते आप पहले। जो सरप्राइज फैक्टर है, ठीक एक है। ऐसा आप सरप्राइज राव फैक्टर साहब, पेश हाँ, करते हैं हाँ। कि जो इन चीजों का जवाब, वो एक वर्ड और करी कि करेजियस लीडरशिप। हाँ, आप देखें क्रूसेडर बता रहे हैं। क्रूसेडर, और साथ में ये करें कि दिल्ली को करेजियस चाहिए। ये बीजेपी का काफी करेजियस मूव है जो संघ परिवार के साथ। पर अगर बहुत किरण सही बेदी को नहीं लाती तो सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में बीजेपी लड़ती क्या चुनाव? सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में तो ये चुनाव था भी नहीं, वैसे था भी नहीं। लेकिन लेकिन ये वो आरोप संयोजक लगने के जरूर बाद बना। उनका भविष्य। उसके बाद देखिए, आप जो कह रहे हैं कि समय का, और पिछली बार जो हम लोग बात किए थे कि अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो उफान भर रहा है केजरीवाल के नाम का, तो वो काउंटर आएगा।